मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। जैसा कि हमने देखा, हमने अब तक अपने पिछले लेक्चर्स में UHRC, NHRC यानी कि UHRC अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण का आयोग है, एक काउंसिल है, और NHRC भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण का आयोग है। उसी तरह प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय राज्य मानवाधिकार आयोग जैसी संस्था बनाई गई है। तो आज जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने NHRC के बारे में देखा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखा, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो उसी तरह आज हम राज्य मानवाधिकार आयोग के संगठन के बारे में देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन बन सकता है और अध्यक्ष की नियुक्ति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। इन सारी बातों को हम अपने आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसे भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के ही धारा में इसका भी वर्णन किया गया है, और उसी में वर्णित राज्य मानवाधिकार आयोग को आज हम लोग पढ़ेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ा था, और उस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन किया गया था, और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था उस अधिनियम में की गई थी। तो अब हम उससे ही विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उन अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, उनका कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, ये सब उस अधिनियम में बताई गई हैं। लेकिन हम अपने अलग अलग लेक्चर्स में विस्तार से उन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। मानवाधिकार शब्द मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। यानी कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसकी धारा 2 के में मानवाधिकार है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, मानवाधिकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका परिभाषा क्या है, ये सारी बातों को हमने अपने पिछले लेक्चर्स मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पढ़ा था। अपने पिछले लेक्चर्स में बल्कि हमने देखा भी मानवाधिकार है क्या, मानवाधिकार की परिभाषा क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के तहत आते हैं। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो केवल उन्हीं मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत आते हैं। यानी कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त है। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त है, और समवर्ती सूची के संबंध में राज्य और संघ दोनों को शक्तियां प्रदान है। इसलिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत जो मामले आएंगे उनकी जांच ये करेगा और उन्हीं मामलों को ये देखेगा जो राज्य सूची के और समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे।
यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय किसी मामलों पर पहले से ही जांच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की सीमाएं यहीं से दिखनी आरंभ हो जाती हैं कि जो यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मानवाधिकार हनन से संबंधित मामले की जांच कर रहा है या फिर कोई अन्य संस्था है जो उसकी जांच कर रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मुद्दे की जांच कर रहा है, तो उसको राज्य मानवाधिकार आयोग उसका जांच वो नहीं कर सकेगा। कहीं ना कहीं इसकी शक्तियां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य विधिक निकायों से कम है, ये बताने का कोशिश इसमें किया गया है। यानी कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच कर रहा है या फिर कोई विधिक निकाय किसी मामले पर उनकी जांच पहले से कर रहा है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वर्तमान में देश के 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। यानी कि हमारे देश में पूरे तो 28 राज्य हैं, पूरे भारत देश में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनमें से केवल 23 राज्यों में ही मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। अब देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। यानी कि इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त, सेवा करके जो अब सेवारत हो गए हैं, मतलब अब निवृत्त सेवा से अब उन्हें छुट्टी मिल गई है, ऐसे ही मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। ये बात 1993 के अधिनियम में SHRC में ऐसे अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट, जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन को हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कुछ बदलाव किया गया है SHRC में एंड NHRC में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर आयोग के संगठन से संबंधित क्या क्या बदलाव किए गए हैं हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी तो इसमें देखते हैं कि कौन इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, वो ही अध्यक्ष बन सकते हैं। इस आयोग में निम्न 2 सदस्य होंगे, इसके अलावा 2 सदस्य होंगे। एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत एक न्यायाधीश होता है और दूसरा सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश रहा हो या 7 साल का अनुभव हो, मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या फिर उसे व्यवहारिक अनुभव हो। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और दूसरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत कोई न्यायाधीश, यानी कि वो सिंपल जज हो, चाहे तो वो सेवानिवृत्त हो या फिर कार्य कर रहा हो, कार्यरत न्यायाधीश हो, वो रहेगा। और दूसरा मेंबर कौन है कि किसी जिला का न्यायाधीश, किसी जिले का न्यायाधीश हो, वो दूसरा मेंबर होगा। यानी कि 3 सदस्य होंगे इसमें, अध्यक्ष को लेके 3 सदस्य, ये बात बताया गया है। और जो जिला का जो न्यायाधीश है उसे मानवाधिकार मामलों से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए, ये बात बताया गया है। ध्यान रहे यहाँ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का उल्लेख है, ना कि मुख्य का। हाँ, मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का बात किया गया है। अध्यक्ष जो होगा वो तो मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं वो न्यायाधीश होंगे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। आयोग का एक सदस्य वह होगा जो जिला न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। आयोग के दो सदस्य वे होंगे जो मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हो। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो एक सदस्य तो जिला न्यायाधीश होगा और आयोग के 2 सदस्य वे होंगे जो मानवाधिकार के संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हो। अब देखते हैं हम वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्य मानवाधिकार आयोग के
सदस्य संख्या तथा सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया गया है। यानी कि 2006 में 1993 का जो अधिनियम आया था उसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो उस संशोधन के तहत इस राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो देखते हैं सदस्यों की संख्या में बदलाव हुआ। पहले आप देखे होंगे कि एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य हैं, 3 अन्य सदस्य हैं। लेकिन अब क्या है, संगठन में एक अध्यक्ष है प्लस 4 सदस्य हैं। यानी कि अब पूरी टोटल संख्या 5 हो चुकी है। पहले कितनी थी? टोटल संख्या 4 थी, अब टोटल संख्या 5 हो गई है 2006 में संशोधन के बाद। सदस्यों की योग्यता में बदलाव, योग्यता में भी बदलाव हुआ, संख्या में तो बदलाव हुआ ही। अब देखिए सदस्यों की योग्यता में भी बदलाव। अध्यक्ष पूर्व अनुसार ही एक सदस्य भी पूर्व अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। चाहे तो पहले क्या था कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो न्यायाधीश, वही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन 2006 में अमेंडमेंट करने के बाद इस अधिनियम में ये प्रावधान लाया गया कि जो अध्यक्ष है वो मुख्य न्यायाधीश हो भी, वर्तमान समय में हो भी, या फिर सेवानिवृत्त भी हो चुका हो, दोनों में से कोई भी मुख्य न्यायाधीश के पद पे चाहे वो कार्यरत हो इस समय या फिर रह चुका हो, उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एक अन्य सदस्य वह होगा जो जिला न्यायाधीश हो अथवा उसे 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, या वह व्यक्ति जो मानवाधिकार के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो। और अन्य सदस्य कैसे होंगे? जिला न्यायाधीश होंगे या फिर जो मानवाधिकार के विषय में अच्छी जानकारी रखते हो। ऐसे लोग इसके अन्य सदस्य कहलाएंगे, बनेंगे। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति। अब देखते हैं कि SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, कौन करते हैं, ये सारी बातें हम लोग अब इसमें देखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति तो करेंगे राज्यपाल, लेकिन किसकी सिफारिश पे? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्य की एक कमेटी होगी। यानी कि एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी में 6 मेंबर होंगे, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और बाकी अन्य लोग उसके सदस्य होंगे। और ये कमेटी राज्यपाल को जिनका नाम सुझाएगी वही लोग इसके अध्यक्ष और सदस्य बन पाएंगे। समिति की सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, मतलब वही राज्यपाल बाध्य है। अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति भी बाध्य है और राज्यपाल भी बाध्य होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनको शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। धारा 22 में राज्यपाल द्वारा एक कमेटी की अनुशंसा पर इनकी स्थापना, मतलब इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये बात इसमें बताया गया है। अब देख लेते हैं जो कमेटी इनको नाम सुझाती है, राज्यपाल को नाम सुझाती है, उस कमेटी में कौन कौन उसमें भाग लेते हैं, उस कमेटी में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ये देखते हैं। मुख्यमंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। जो कमेटी राज्यपाल को SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नाम सुझाएगी, उस कमेटी में मुख्यमंत्री क्या होते हैं? मुख्यमंत्री तो उसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य कौन कौन से होते हैं? सदस्य राज्य मंत्रिमंडल सदस्य यानी कि गृह मंत्री भाग लेते हैं उसमें। विधानसभा के अध्यक्ष भाग लेते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता भाग लेता है। विधान परिषद के सभापति भाग लेते हैं। विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इस कमेटी का सदस्य होता है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अवश्य करता है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अब ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर यूपीएससी में, ये प्रीलिम्स में
अक्सर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे कि SHRC का जो अध्यक्ष और सदस्य है उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उनकी बर्खास्तगी कौन करता है, या फिर स्टेटमेंट दे देंगे दो तरह के कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और राज्यपाल ही इनको बर्खास्त भी करता है। तो अगर आप अच्छे से इसे पढ़े रहेंगे तो आप वहां पे आंसर दे सकते हैं कि इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो सदस्यों और अध्यक्षों की बर्खास्तगी है वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, ये चीज अब हम अपने इस स्लाइड में देखेंगे। अध्यक्ष एवं राज्य आयोग का कोई सदस्य अपने पद से केवल उसी दिशा में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जब वह सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता युक्त, यानी कि SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके जो सदस्य हैं उन्हें केवल उसी दशा में राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाएगा जब उन्होंने जो कदाचार किया है, जो असमर्थता उनके ऊपर लगाई गई है, जांच करने पे वो अगर सही पाए गए तब इन्हें अध्यक्ष को और इनके सदस्यों को उनके पद से हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति ही इन्हें हटाता है। ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, बर्खास्तगी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वो भी कब करेगा, जब इन अध्यक्ष और सदस्यों पे आरोपित जो कदाचार है और असमर्थता है वो अगर सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन्हें हटा दिया जाता है। इस संबंध में मामला राष्ट्रपति द्वारा जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने वाला जो मामला है इसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को भेजेगा कि इसका जांच करें। उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात ही रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। यानी कि ऐसे नहीं है कि मनमाने तरीके से किसी की गवर्नमेंट है और वो अपने फेवर में कुछ काम करवाना चाहती है तो राष्ट्रपति से बोल दिया कि आप SHRC के अध्यक्ष को, उनके मेंबर्स को हटा दीजिए अगर उनके कोई बात है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय को भेजेगा कि जो मामला इनके ऊपर लगा है, जो दोषारोपण हुआ है, क्या वो जांच करने पे क्या वो सही पाया जा रहा है। जब सही पाया जाएगा तभी राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है, नहीं तो नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय जब जांच कर लेती है तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजती है और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के अनुसार कार्य करता है। अध्यक्ष व सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता पाए जाने पर ही राष्ट्रपति द्वारा इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। तो उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। जिन आधारों पर हटाएगा वो निम्नवत है, यानी कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने आदेश द्वारा तभी हटाएगा, मतलब हटा सकता है, राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा हटा सकता है, लेकिन किन आधारों पर हटाएगा वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। यदि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य है यदि वो दिवालिया पाया गया तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कोई लाभ का सरकारी पद धारण किया, मान लीजिए वो SHRC का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कोई और सरकारी लाभ का सरकारी पद धारण कर लिया है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व के निर्वहन से अयोग्य हो गया, मान लीजिए जो SHRC राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो उनके अन्य सदस्य हैं, अगर वो शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर वो अयोग्य हो चुके हैं, पागल हो गए या फिर उनका जो मानसिक संतुलन वो बिगड़ गया तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा।
यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ और सक्षम, न्यायालय द्वारा उसी अक्षम घोषित कर दिया गया। यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हो और किसी न्यायालय ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट ने उसे अक्षम घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ऐसे ही अध्यक्ष और सदस्य को उनके पद से हटा देगा। यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया, मान लीजिए जो अध्यक्ष हैं या फिर जो उनके अन्य सदस्य हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के, अगर उन्हें दोषी पाया गया, किसी अपराध से संलिप्त पाया गया, तो उन्हें कारावास की भी सजा दी जाएगी। उनके लिए कोई छूट नहीं है। अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें कारावास में भेज दिया जाएगा। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो उस पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा? इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का है या फिर 70 वर्ष तक की उम्र जब तक ये पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगर मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र पहले पूरी हो जाती है तो हट जाएंगे, या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो गया तो हट जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या क्या है। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, अगर किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो उसकी ये जांच तो करता है। इसके साथ साथ लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, कोई सिविल सर्वेंट है, उसने मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई प्रार्थना उसकी अवहेलना करता है तो इसकी जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के, चाहे तो वो अपने आप से या फिर अगर न्यायालय ने आदेश दे दिया कि आप इसकी जांच करिए तो राज्य मानवाधिकार आयोग इसकी भी जांच करता है। यानी कि किसी मामले में वह स्वप्रेरणा से भी कार्य कर सकता है। इतनी भी सीमाएं उसके ऊपर नहीं लगाई गई हैं। अगर उसे लगता है कि कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो वो क्या करेगा? उससे वहां कुछ एक्शन ले सकता है। न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। अगर न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है और वो न्यायालय में पड़ा है वो मुद्दा, तो उसमें वो क्या करेगा? उसकी कार्यवाही में वो हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये भी अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। जेल में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, वह इस बारे में सिफारिश करना। जैसे NHRC के बारे में हमने पढ़ा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ा था कि वो भी जेल में जा सकता है और कैदियों के भी अपने मानवाधिकार होते हैं। तो ये देख सकता है कि कैदियों के साथ उनके मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है और कैदियों की क्या स्थिति है, कहीं कैदियों के साथ बर्बरता पूर्वक तो व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें देखने के लिए वो जेल भी जा सकते हैं। यही बात इसमें बताया गया है। यही सेम अधिकार राज्य मानवाधिकार को भी, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी प्रदान किया गया है। मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना। अब देखिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई है या फिर संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ जो विधियां और कानून बनाए गए हैं अन्य हमारे देश में, उनकी रक्षा के लिए उनकी समीक्षा ये करेगा। और जहां भी उन्हें लगेगा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, कुछ संशोधन किया जाना चाहिए उन नियम कानूनों में, तो वो भी ये सुझाव देगा, सिफारिश कर सकता है। और मान लीजिए कानून, मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित कानून बन गया लेकिन वो प्रभावी नहीं है, तो उसके कार्यान्वयन के लिए भी ये क्या करेगा? सिफारिश करेगा। तो इतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं। और देखते हैं, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे आतंकवाद का हमला जिस एरिया में, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहां पर आतंकवाद का हमला अक्सर होते रहता है और मानवाधिकारों का हनन वहां पर अक्सर होते हुए दिखाई देता है। तो आतंकवाद सहित और जितने भी कारण होते हैं उनकी ये समीक्षा करता है
और मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन होता है वहाँ उसके बचाव और उसके उपाय की सिफारिश, उस एरिया में बचाव और मानवाधिकार के बचाव और उपायों की सिफारिश ये राज्य मानवाधिकार आयोग करता है। मानवाधिकारों से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन, उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। राज्य मानवाधिकार आयोग का ये भी कार्य है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है मानवाधिकार से संबंधित, तो उसे अपने राज्य में या फिर देश में कैसे लागू करवाना है, किस प्रभावशाली तरीके से कैसे लागू किया जाए, इसकी भी सिफारिश राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। जैसे कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो धाराएं बनाई गई मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, उनको अगर हमारे देश में इम्प्लीमेंट करवाना है तो राज्य मानवाधिकार को उससे संबंधित भी शक्तियां प्रदान की गई है। ऐसा नहीं है कि उस अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अंतर्राष्ट्रीय विषय है तो केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ही अधिकार है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधित संधियों को पूरे देश में लागू करवाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना, इसे प्रोत्साहित करना। अब जैसे कि हमने पढ़ा था एनएचआरसी में भी कि उन्हें भी मानव अधिकारों से संबंधित अगर कोई मामला है या फिर कुछ चीजें हैं उस क्षेत्र में वो रिसर्च करवा सकता है। उसमें नए नए क्या टेक्निक आ सकते हैं जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन के जो मामले हैं उसको किस हद तक बहुत कम किया जा सकता है, ऐसे इक्विपमेंट खोजने के लिए या फिर और भी नए तरीके ढूंढने के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए इसमें रिसर्च करवाने का कार्य भी एसएचआरसी यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग करता है। लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना, उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना, यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है ये मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार करना भी इनका कार्य होता है और मानवाधिकार की सुरक्षा उपलब्ध कराना और लोगों को इससे संबंधित जागरूक करना इनका कार्य होता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ, मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो एनजीओ कार्य करते हैं उनके प्रयासों की सराहना करना, उनको प्रमोट करने के लिए कि एनजीओ मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित संरक्षण के जो कार्य कर रहे हैं एनजीओ और भी अच्छी तरीके से करें, उनके प्रयासों उनकी सराहना करने का कार्य भी ये राज्य मानवाधिकार आयोग करते हैं, जिससे कि एनजीओ जो है गैर सरकारी संगठन जो है मानवाधिकार के सुरक्षा से संबंधित कार्य करने के लिए अक्सर प्रेरित होते रहे, तो उनकी सराहना का कार्य भी ये एसएचआरसी करता है। ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार व प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हो। ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार व प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हो, और ऐसे आवश्यक कार्य भी करेगा जो कि मानव अधिकार के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य ही है कि मानवाधिकार का कैसे ज्यादा से ज्यादा संरक्षण किया जा सके, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, तो इसके लिए प्रचार प्रसार करना, प्रोत्साहन देना, ये सारा कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग करता है। अब देखते हैं आयोग की शक्तियां क्या क्या है। आयोग की शक्तियों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो आयोग की शक्ति है समन जारी करने की शक्ति, समन जारी करने का शक्ति। ये सब अगर कहीं मान लीजिए मानवाधिकार किसी ने किया या कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो वहां पे समन जारी करता है। शपथ पत्र अथवा हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति, और जिसने किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन किया है या फिर किसी के मानवाधिकार का जहां हनन हो रहा है तो वह क्या करेगा, वो शपथ पत्र और हलफनामा लिखित रूप से गवाही आदि ये ले सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग उसको ये शक्ति प्रदान की गई है। गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति, अगर कोई गवाही दे रहा है तो उसे रिकॉर्ड करने की भी शक्ति इसे है। अगर कोई जाके कहता है एसएचआर से कि भाई आपको तो ये शक्ति ही नहीं, आपको तो ये पावर ही नहीं कि आप रिकॉर्ड करें किसी की गवाही, तो इसलिए एक्ट में 19 मानवाधिकार
अधिनियम 1993 में इन सब की बकायदा व्यवस्था कर दी गई है। देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति, यानी कि देश के विभिन्न जेलों में जाकर के देखेंगे कि कहीं कैदियों के साथ उनके मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इन सारी बातों की शक्तियां इन्हें प्रदान की गई हैं। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो, यानी कि सेम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह, मतलब केवल ये उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिससे घटित हुए केवल अभी 1 साल हुए हो। अगर 1 साल से ज्यादा समय हो जाता है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच वो नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई किसी के मानवाधिकार का हनन अभी हाल ही में हुआ है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करेगा। अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो उसकी जांच ये नहीं कर सकता। यही सारी सुधार करने की आवश्यकता है। 1 वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग को कोई अधिकार नहीं है, यानी कि अगर 1 वर्ष से ज्यादा का टाइम हो गया तो इसको कोई अधिकार नहीं है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को ना तो दंड दे सकता है, ना ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है। ये सारी कमियां हैं। जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार उल्लंघन के जो दोषी है जिन्होंने किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, उनको ये दंड भी नहीं दे सकता। और जो बेचारे पीड़ित हैं, जिनके मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, अगर ये चाहे भी कि हम इनकी आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें, तो ये भी ये नहीं कर सकते। लेकिन इनका चरित्र न्यायिक है, तो ये न्यायिक एज ए जुडिशरी ये कार्य करते हैं, न्यायालय की तरह ये कार्य करते हैं, लेकिन इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की शक्ति नहीं दी गई है राज्य मानवाधिकार आयोग को। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश व सलाहकार का होता है। ये जो आयोग है राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका कार्य सिफारिश और सलाह देने की है, यानी कि ये कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं इसे कह सकते हैं सलाहकारी संस्था या सिफारिशकारी संस्था है। आयोग 1 साल से पुराने घटित हुए मामलों की जांच भी नहीं कर सकता। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है कोई मामला तो उसकी जांच भी नहीं कर सकता। आयोग सशस्त्र बल द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच भी नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, अक्सर सशस्त्र बल पर ये दोषारोपण होते आ रहा है कि ये जम्मू कश्मीर या फिर जिस भी इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मानवाधिकार का हनन करते हैं, लेकिन राज्य उससे संबंधित कोई स्टेप उठा ही नहीं सकता। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उससे संबंधित कोई कदम उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें शक्ति ही नहीं प्रदान की गई है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। जो आयोग है, जो मानवाधिकार उल्लंघन के जो दोषी हैं, उनको ये दंड भी नहीं दे सकता और ना ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। हालांकि आयोग की सिफारिश उस पर कार्रवाई करे, इसकी सूचना आयोग को 1 महीने के भीतर जरूर दी जाती है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट उसे सूचना दे देती है 1 महीने के बीच में कि इस पे क्या कार्रवाई करना है, तब जाके ये कोई कार्य कर सकता है। तो इस तरह हमने अपने इस लेक्चर में आज राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा और देखा कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, इसके अध्यक्ष की, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी बर्खास्तगी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भूल के आप कभी राज्यपाल का नाम मत लिख दीजिएगा या ले लीजिएगा। और इनकी शक्तियां क्या क्या है और इनकी शक्तियों की सीमाएं क्या क्या है और क्या कुछ इसमें अमेंडमेंट संशोधन करने की जरूरत है, इन सारी बातों को हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ा और समझा। और आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानना अति आवश्यक है। एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते भी एंड आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड एमपीपीएससी, सारे एग्जाम्स में ह्यूमन राइट्स से संबंधित क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आपको
SHRC के बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।